हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मनी एंड बैंकिंग यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आपने अभी तक स्टडी किया, नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस की। आई होप आप और कर रहे होंगे। मैं कुछ और वीडियोस भी आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, तो कीप प्रैक्टिस। एंड थ्योरिकल पोर्शन आज हम देख लेते हैं कुछ मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ बिफोर इसके पहले क्या सिस्टम हुआ करता था वो हम यहाँ पर जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि पहले बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में हुआ करता था। बार्टर सिस्टम क्या है, इसमें एक्सचेंज ऑफ सरप्लस बिटवीन पार्टीज कुड बी रेफर्ड एज अ बार्टर सिस्टम। सिंपली क्या है कि जो भी सरप्लस होता था, गुड्स होती थी, वो सरप्लस लोगों आपस में जो है पार्टीज जिसको जिसकी ज़रूरत होती थी वो एक्सचेंज करते थे। दैट इज़ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था, गुड्स टू सर्विसेज का भी हो सकता था और सर्विस टू सर्विस का भी एक्सचेंज हुआ करता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट कमिंग्स आने वाले समय में क्या हुआ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम होने लगी ना, डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टोर्स और इनविजिबल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी ना, जिसको बैंकिंग सिस्टम कहा गया। तो हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या है। स्टार्टअप, इसके लिए फिर लोग ने मनी का यूज़ करना शुरू किया ना। ये सारी जो समस्याएं थी, इस समस्याओं का सॉल्यूशन एक ही था। ये जो समस्याएं आप देख पा रहे हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, और वो था कि कुछ ना कुछ एक्सचेंज के लिए होना चाहिए ना, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। और वो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के लिए इन्वेंशन हुआ मनी का, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं मनी, तो मनी क्या है, व्हाट इज़ मनी, द सॉल्यूशन टेकन बाय पीपल, है ना, ओवरकम द लिप्स दे फीड द बार्टर सिस्टम। तो उसमें मनी जो है एक अच्छा सिस्टम था। क्या था मनी? मनी इज एनी आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ना। तो एक ऐसा आइटम जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते थे ना। इकोनॉमिस्ट डिफाइंड इट एज समथिंग एज सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना। एक जनरल डेफिनेशन जो आप याद रख सकते हैं कि मनी, व्हाट इज मनी, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंटिंग एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। आगे देख पा रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मनी इज एनी आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और सेकंड डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं कि मीडियम, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ मनी। अब मनी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? तो मनी क्या है, जनरल एक्सेप्टेबल होता है सबके द्वारा, ड्यूरेबल होता है, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी, रख के ले जा सकते हैं, विजिबिलिटी है, लिमिटेड सप्लाई ना, स्टेबिलिटी ना, होमोजीनियस, आइडेंटिकल। भाई जैसे 1 रुपए के सिक्के एक से ही दिखाई देंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। मनी के जो टाइप्स होते हैं, तो कैश करेंसी, लीगल टेंडर, मनी इन करेंट अकाउंट, बैंक मनी होती है ना, नियर मनी, मनी सब्सिट्यूट्स भी होते हैं, ई कैश भी आजकल अब स्टार्ट हो गया है ना, डिजी कैश, ई कैश, ई वॉलेट। आप देख रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग अब वॉलेट का यूज़ करते होंगे, तो ई वॉलेट भी चालू हो गया है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी
मनी के क्या कार्य हैं, क्या क्या काम करती है मनी, तो कुछ प्राइमरी फंक्शंस भी हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शंस मनी के क्या हैं, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू, है ना। कभी कभी प्राइमरी फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, तो मेजर टू टर्म्स आपको नोट करना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू। एंड सेकेंडरी फंक्शन होते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब हम किसी भी कमोडिटीज़ का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आपके पास 100 क्विंटल अनाज रखा हुआ है, तो वो ख़राब भी हो सकता है रखा रखा, लेकिन 100 क्विंटल अनाज की जो ग्रेन्स हैं ना, उसका मनी वैल्यू आप उसको मार्केट में सेल करके पैसे आप बैंक में उतना रख सकते हैं, तो सिक्योर रहेंगे, है ना। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, अगर रुक कर के पेमेंट करना चाहते हैं तो मनी के रूप में हो सकता है ना। तो ये फ़ायदे हैं मनी के। और देखिए फंक्शंस ऑफ मनी, तो प्राइमरी फंक्शंस और डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना, एज ए यूनिट और अकाउंट्स मेजर ऑफ वैल्यू, प्राइमरी फंक्शन, ओके। Money acts as a measure of value and it can be used to compare the value of goods and services and factor rewards. मनी जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से, भाई एक सर्विस इतने रुपए की है तो दूसरी सर्विस कम रुपए की है, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं ना। जिस तरह से आप लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में ये कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं ना। फैसिलिटीज द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ना। लिमिटेड रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो उनको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए भी ये हमें फ़ायदेमंद होती है। इट हेल्प्स टू मेजर द प्राइस लेवल एंड चेंजेज ऑफ देम ना। प्राइस लेवल को चेंज करने में भी ये हमें फ़ायदेमंद होती है। इट हेल्प्स टू सेट प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट्स की प्राइस भी जो है फिक्स करने में हमें ये मदद करती है, ठीक है। तो आई होप प्राइमरी फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। इट्स इम्पोर्टेंट बेटा, प्राइमरी फंक्शंस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में जो पॉइंट है दैट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। दिस मीन्स होल्डिंग वेल्थ in the form of money for future transaction and investment purpose. Thus money links present and future through this function, okay. It promotes saving, investment increases, production gets expanded due to increase in production. दिस टाइप ऑफ ग्रुप से आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि दिस मीन्स द होल्डिंग वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से या फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर्पस से जो है स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। सेविंग को भी प्रमोट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, और भी ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। प्रोडक्शन, है ना, गेट्स एक्सपेंडेड ड्यू टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ जाता है। फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट मनी enables people to borrow and lend agreed amount, easier and convenient way of measuring debts and repaying debts। जो भी कर्जे हमारे होते हैं उन कर्ज को चुकाने के लिए, हमें उसकी वैल्यू क्लियर करने के लिए हमें जो मनी का ये फंक्शन है वो बहुत काम आता है ना। मेज़र करता है डेब्ट्स के लिए, लैंड बोरोइंग्स वगैरह जो भी हैं, या पैसा जो हम किसी से लेते हैं, तो एज अ मनी वो हम यहाँ पर मेज़रमेंट क्लियरली कर पाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ मनी में, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी फंक्शंस, दैट इज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये जो टॉपिक है इसको ज़रा ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस फैसिलिटेट्स ट्रेड, व्यापार करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टार्टअप यही हुआ कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम में जो समस्या जाती थी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आने से ही ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम जो कमोडिटीज़ को कमोडिटीज से एक्सचेंज ना करके, है ना, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा जरिया था, है ना, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी का आना, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, है ना, और इट्स फैसिलिटेट्स मॉडर्न प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स, है ना, लाइक डिवीज़न ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। इससे हमें भी फ़ायदा मिला, भाई किसी लेबर को कितना पेमेंट करना, किसको कितना पेमेंट करना, है ना, तो अलग अलग लेबर के हिसाब से अलग अलग पेमेंट्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ मनी, ऑफिशियल वैल्यू, रियल वैल्यू, इंटरनल वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू। ये मनी की वैल्यू होती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं ऑफिशियल वैल्यू होती है। रियल वैल्यू जो उसकी कमोडिटीज़ जो होती है जिससे करेंसी बनती है, उस कमोडिटीज़ की वैल्यू, है ना। रियल वैल्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वैल्यू ऑफ मनी में, ऑफिशियल वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं। तो ऑफिशियल वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू इंडिकेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, दिस इज कंप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो वैल्यू क्लियर होती है वो ऑफिशियल वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ मनी में नेक्स्ट है रियल वैल्यू, और परचेजिंग पावर जो होती है वो रियल वैल्यू कहलाती है ना। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी बॉट विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ मनी और per unit of money. The real value highly depends on the general price level of goods and services. क्लियर हुआ। इंटरनल, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का जो है वैल्यू दिया है। तो इंटरनल जो करेंसी की परचेजिंग पावर होती है, मतलब डोमेस्टिक लेवल पर देश के अंदर, वो इंटरनल वैल्यू होती है, और जो बाहर पावर होती है परचेजिंग पावर, वो एक्सटर्नल वैल्यू होती है। तो ये भी अलग अलग होती है ना। जैसा कि डॉलर के मुकाबले जो एक्सचेंज वैल्यू है हमारे रुपीज़ का, तो एक्सटर्नल वैल्यू को क्लियर करेगा। एक्सटर्नल लेवल पर हम जैसे अमेरिका में जाके हम कितना परचेजिंग पावर रखते हैं, और इंडिया में अपनी करेंसी से हम कितना परचेजिंग पावर रखते हैं, तो इंटरनल डोमेस्टिक वैल्यू हो जाएगी। और अमेरिका में हम कितना परचेजिंग पावर रखते हैं, तो वो एक्सटर्नल डोमेस्टिक, एक्सटर्नल फॉरेन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर होगा ये पॉइंट आपको। फिर नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिफर्स टू द easy in which an assets can be converted into cash without delay at little or no cost. Liquidity describes the degree on to which an assets or security can be quickly bought or sold in market without affecting the assets price. तो ये लिक्विडिटी का फ़ायदा होता है मनी के आने से, कि हम कोई भी कमोडिटीज़ को जो है मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो बगैर किसी प्रॉब्लम के हम उसको सेल कर सकते हैं। नाउ बच्चों कुछ पॉइंट्स और हम यहाँ पर नोट्स में क्लियर कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर नोट्स में, डिफाइन मनी। तो मनी इज़ एनीथिंग विच सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, ये भी आप देख चुके हैं ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है बार्टर सिस्टम की, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी, देयर इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ स्टैंडर्ड,
ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, है ना, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें से कोई फंक्शन मनी का लिखने के लिए आ सकता है, नोट करने के लिए ना, तो इसको तैयार रख लीजिएगा। ये डिटेल्स इसकी हैं आपके सामने। इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्रेडिट क्रिएशन जो है मनी का कैसे होता है, और डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक इज ना डिटरमाइंड बाय फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है ना, कि किस तरह से मान लीजिए एक बैंक 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करती है, उसका फिर 20% जो है LRR जो है RBI के पास रिजर्व रखती है, तो इस तरह से वो 80% बचता है, वो लोन दे सकती है। तो एग्जाम्पल आप देख के उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स आप देख पा रहे हैं कि 1/20% मनी क्रिएशन, इट मीन्स अगर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट होता है यहाँ पर देखिए, तो उसका एवज में वो 5 लाख रुपीज़ का मनी क्रिएशन कर सकती है, मतलब इट मीन्स लोन दे सकती है। फिर डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें से कोई ना कोई फंक्शन आता ही है बेटा, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। सेंट्रल बैंक क्या है? अपेक्स बैंक और इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज, है ना, मॉनिटरी सिस्टम, द डिजाइन्ड एंड द कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज मॉनिटरी पॉलिसी एंड इट्स मेन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या क्या है? करेंसी अथॉरिटी होती है, बैंकर्स बैंक होता है, और बैंकर्स बैंक लेंडर एज अ लास्ट रिसोर्ट, एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई ये भी करता है ना। इस तरह से बैंक के कार्य होते हैं, सेंट्रल बैंक के वर्क होते हैं ना। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ये क्या करता है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। तो ये अभी इस बार आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए ना, तो ये सब देख लीजिएगा। बैंक रेपो रेट, द बैंक रेट refers to the rate of interest at which central bank gives loans and advance to the commercial banks. Okay, रिजर्व रेपो रेट क्या होते हैं? इट refers to the rate at which commercial banks park their surplus money to the central bank। जो अपना एक्स्ट्रा मनी होता है वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रख लेता है। तो नॉलेज के लिए ये भी ज़रूरी है, पता होना चाहिए सभी के लिए। क्वांटिटेटिव एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ना, तो राशनिंग का काम करती है। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ना, डायरेक्ट एक्शन, मोरल, है ना, सजेशन भी वो देती है। तो आप लोग सिलेबस को देख के उसको पढ़ते जाइए, जो ज़रूरी है अभी एग्जामिनेशन के हिसाब से वो आप देखते रहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर गवर्नमेंट बजट दिया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। अभी मनी सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। क्या है? व्हाट इज़ मनी सप्लाई? देख पा रहे हैं आप ना। तो मनी सप्लाई क्या है? मेंशन द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्रीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, M1 = C + DD + OD ना, वेयर C क्या है? कॉइन्स, है ना, पेपर नोट्स जो है हेल्ड बाय द पब्लिक। DD क्या होता है? वेयर C कॉइन्स एंड पेपर नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। DD क्या है? DD डिमांड्स डिपॉजिट्स of the people with the commercial banks, and OD other deposits held with the RBI। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी बैंकिंग से ये क्वेश्चन है। असर्शन एंड द रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन, सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। सही है क्या गलत है? आप स्टेटमेंट को देख लीजिए। उसका रीज़न दिया है, सप्लाई ऑफ मनी इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ फिजिकल ईयर।
तो आपको जो ऊपर पॉइंट दिया गया है उसको रीड कर लेना है, ए पॉइंट को, और आर उसका रीजन क्या सही है कि नहीं है वो हमें स्टडी करना है और समझना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बोथ असर्शन जो ए एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्या ये सही है? बी पॉइंट दिया है बोथ असर्शन ए एंड reason R is true but R is not a correct explanation of assertion A. C point से assertion A is true but reason R is false. D point है assertion A is false but reason R is true. तो क्या आपका आंसर आना चाहिए? तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? C is a correct answer. Okay. Why C is correct answer? A is true. मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना जो है मनी सप्लाई है, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कुएं में कितना पानी भरा हुआ है, एक वाटर टैंक में कितना पानी भरा हुआ है, तो मनी सप्लाई इज अ दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज अ स्टॉक वेरिएबल। ओके। तो बी यहाँ पर जो है सप्लाई ऑफ मनी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड में मेजर किया जाता है। तो क्या सही है? नहीं है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाने वाला पॉइंट है। सो सी इज अ करेक्ट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, असर्शन में दिया गया साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ एल आर आर ना, लीगल रिजर्व रेशियो। रीजन यहाँ पर दिया गया, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एल आर आर एंड वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो इसका आंसर भी आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, है ना। असर्शन ए इज ट्रू। वाई ट्रू? साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ एल आर आर, है ना। एल आर आर का क्या होता है? इनवर्स होता है ना, जो भी रेपो रेट होती है उसका उल्टा मल्टीप्लायर 1/LRR होता है कि नहीं होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/LRR, है ना, दैट इज द मल्टीप्लायर। सो इट इज इनवर्स। ओके। बट आर इज फॉल्स, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए दिया गया है, द सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ CRR। CRR के बेसिस पर करेंसी इशू करती है। रीजन क्या है? द CRR इम्पैक्ट्स क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो क्या आंसर है इसका? डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। रीजन तो सही दिया है ना, बट स्टेटमेंट गलत दिया गया है। कैसे गलत दिया गया है? द सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ CRR। तो CRR के बेसिस पर करेंसी इशू नहीं करती है, ये गलत पॉइंट है ना। और द CRR इम्पैक्ट्स क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑन द कॉमर्शियल बैंक, ये सही है कि CRR इम्पैक्ट करता है क्रेडिट क्रिएशन को। भाई CRR बढ़ेगा कम होगा, उस हिसाब से जो है कॉमर्शियल बैंक्स अपनी क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चंस आपने देखे, और आगे पॉइंट्स आगे हम वीडियो शेयर करेंगे और इस तरह से क्वेश्चंस हम आपको भेजेंगे, तो आप प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक्स।